दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजद्रोह कानून की प्रासंगिकता। एक लोकतांत्रिक देश में राजद्रोह कानून की प्रासंगिकता क्या हो सकती है, क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि भारत की जो दंड संहिता है, इंडियन पिनल कोड, इसकी धारा 124 ए यह राजद्रोह कानून के विषय में प्रावधान करता है और कहता है कि यदि राज्य के विरुद्ध घृणा, विद्रोह, षड्यंत्र आदि जैसी कोई बात आती है तो राज्य के पास से अधिकार है कि वह राजद्रोह कानून के तहत कार्रवाई कर सकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यह जो कानून है यह आया कब है? तो जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, भारत में औपनिवेशिक सत्ता थी, तो अंग्रेज़ों ने सत्ता पर अपनी पकड़ सुनिश्चित करने के लिए और किसी भी प्रकार के संभावित विद्रोह को दबाने के लिए इस कानून को इंट्रोड्यूस किया था, ये हम जानते हैं। और इसका जो प्रयोग हुआ वह क्रांतिकारियों के खिलाफ प्रयोग हुआ, इसका प्रयोग पत्रकारों के विरोध हुआ, मतलब हर उस व्यक्ति के खिलाफ विद्रोह हुआ, इसका प्रयोग किया गया जो सरकार के विचारों के विपरीत अपने मत व्यक्त करता था या सरकार की जो नीतियों के विरुद्ध जो है नीतियों की नकारात्मक पक्षों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करता था। तो इसके खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने इस कानून का भरपूर प्रयोग किया। लेकिन समस्या तब हो गई कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और अंग्रेज चले गए, लेकिन यह कानून नहीं गया। अब यहाँ से बात आती है कि आखिर यह जो कानून है, इस कानून का जो प्रकृति है वह है दमनात्मक प्रकृति। एक विदेशी सरकार दमनात्मक कानून का सहारा ले, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन अपनी चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार इस प्रकार के कानून के साथ क्यों है, इसका अभी तक जो है समापन क्यों नहीं किया गया, ये एक चर्चा का विषय है। तो इसके पक्ष में दो चीज़ें हम समझ सकते हैं। एक इसका पक्ष कि यह कानून क्यों होना चाहिए और एक इसका विपक्ष कि यह कानून क्यों नहीं होना चाहिए। तो यदि हम इसके पक्ष की बात करें तो हम देखते हैं कि जो अलगाववादी प्रवृत्ति हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए या उन पर नियंत्रण रखने के लिए इस प्रकार का कोई कानून होना चाहिए। इससे क्या होता है कि ऐसे तत्वों के मध्य कानून का एक भय बना रहता है, जिससे देश की अखंडता बनी रहती है। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है, जिसे हम कह रहे हैं कि इस कानून के विपक्ष में क्या तर्क हो सकता है, तो इसका जो पहला मजबूत तर्क है वो ये है कि अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, यह दोनों के विरोध में है। यह व्यक्ति के समानता के अधिकार और व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दोनों को यह बाधित करता है, ये हम जानते हैं। दूसरा ये है कि तमाम ऐसी घटनाएं हमें समय समय पर देखने को मिलती हैं जब सरकार के विपरीत कोई अपना मत रखने पे सरकार सबक सिखाने के उद्देश्य से पक्षपातपूर्ण ढंग से इस कानून के तहत कार्रवाई करती है। मतलब
राजनैतिक द्वेष के तहत एक हथियार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, यहाँ उदाहरण देने की आवश्यकता बहुत नहीं है। अब ये तो हो गया पक्ष और एक हो गया विपक्ष, लेकिन अब बात ये है कि आखिर कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे। तो निष्कर्ष अगर हम इसका लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि राजद्रोह कानून जैसा कोई कानून देश में होना चाहिए, क्योंकि भारत जो है यह विविधता से पूर्ण देश है। यहाँ कई प्रकार की जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। ऐसे में इसकी ज़्यादा संभावना है कि जो अलगाववादी ताकतें हैं यह देश को कमज़ोर करने के लिए प्रयास करें। तो ऐसे ताकतों से निपटने के लिए इस प्रकार का कानून होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ यह भी है कि इसकी जो परिभाषा है यह व्यापक होनी चाहिए। व्यापक परिभाषा का तात्पर्य यह है कि सिर्फ सरकार की आलोचना करने पर ही इस कानून के तहत कार्रवाई नहीं कर देनी चाहिए। हमें स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा कि सरकार का विरोध देश का विरोध नहीं है। हमें इस अंतर को स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा। अगर सरकार की किसी नीति से कोई व्यक्ति असहमत है तो भी यह नहीं है कि वह देशद्रोह के या राजद्रोह के कानून के तहत उस पर आप कार्रवाई करेंगे। यह एक तरीके से इसका मनमाना प्रयोग हो जाएगा, तो इससे बचना चाहिए। इसके साथ साथ जो देश में नागरिक समाज है, जो नागरिक संगठन हैं, इनको आगे आना चाहिए और इस नागरिक संगठन को आगे आना चाहिए, वार्ता करनी चाहिए और एक आम सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि इसके दुरुपयोग पर प्रभावशाली रूप से अंकुश लग सके और नागरिक संगठन की और सरकार की जिम्मेदारी तय हो सके। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्रश्न इसका ये था कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राजद्रोह कानून की प्रासंगिकता की समीक्षा कीजिए। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि राजद्रोह कानून क्या है, आईपीसी में इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, किस स्थिति में लगाया जा सकता है, क्यों इसे लाया गया था। तो औपनिवेशिक सत्ता अपनी सत्ता के स्थिरीकरण के लिए इस कानून को लेकर आई थी। क्रांतिकारियों, पत्रकारों के खिलाफ या जो सरकार के विपरीत मत रखते थे, विचार रखते थे, उनके विरुद्ध इसका खूब प्रयोग किया गया। लेकिन देश आज़ाद होने के पश्चात भी यह कानून समाप्त नहीं हुआ। अब ऐसे में बात ये आती है कि यह दमनात्मक कानून जो है लोकतांत्रिक देश में कितना सही है। तो इसके कुछ पक्ष में बातें, कुछ इसके विपक्ष में बातें। पक्ष में ये है कि अलगाववादी और राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देने वाली शक्तियों के विरुद्ध इसका प्रयोग किया जा सकता है। देश की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और इसका विपक्ष में तर्क ये है कि यह समानता के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विपरीत है। सरकार कभी कोई पक्षपातपूर्ण ढंग से भी कार्रवाई करती है। कंक्लूजन में ये लिखा जा सकता है कि इसकी परिभाषा को व्यापक करना चाहिए। सरकार की आलोचना करना ही देशद्रोह के अंतर्गत नहीं मान लेना चाहिए। हर व्यक्ति को असहमति का अधिकार है और नागरिक संगठन को सरकार के साथ वार्ता करके इसका एक व्यापक इस पर विचार रखना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और साथ साथ हमें यह भी समझना होगा कि इसको एक सिरे से खारिज नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि भारत में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अलग विचारधारा के लोग रहते हैं।
तो देश की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, क्षेत्रीय संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के किसी कानून की आवश्यकता है। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।